बच्चों, स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में है वो कल हमने अध्ययन कर लिया था विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण और एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो आज वो हम पढ़ेंगे कि कोई भी विद्युत द्विध्रुवीय, किसी भी विद्युत द्विध्रुवीय के कारण उसके कारण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत द्विध्रुवीय के कारण विद्युत क्षेत्र, कोई भी हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव होगा, बनेगा कैसे विद्युत द्विध्रुव कल हमने देख लिया था। दो परिमाण में समान, जैसे परिमाण क्या होता है देखो, जैसे v बराबर आ गया आपके पास में 3 मीटर प्रति सेकंड, ये सदिश के अंदर था, इलेक्ट्रिक क्लास के अंदर था, फिर भी बता देता हूं। ये जो 3 है ना, ये वाला 3 है वो आपका होगा परिमाण। क्या होगा? परिमाण मतलब मात्रा ही है, वो क्या होता है आपका परिमाण होता है यहाँ पर। तो कोई भी दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को जिनका परिमाण समान होना चाहिए, परिमाण समान हो, उनको अल्पतम दूरी पर रखने पर जो हमारा निकाय बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुवीय कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुवीय के कारण विद्युत क्षेत्र की हमारे को तीव्रता निकालने है या विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है वो है हमारा कि जो भी विद्युत द्विध्रुवीय है उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुवीय के कारण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा जो आता है वो आता है आपका निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति पर भी हम क्या कर सकते हैं? विद्युत द्विध्रुवीय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर हम केवल और केवल वो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उन बड़े क्वेश्चंस के अंदर है वो क्वेश्चन है वो हर बार पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक साल छोड़ के एक साल पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है बड़े क्वेश्चन है उसकी दृष्टि से। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर आज वो अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो हम ज्ञात करेंगे अक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करेंगे, तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो क्या लेना पड़ेगा हमारे को? विद्युत द्विध्रुवीय लेना पड़ेगा। ये प्लस क्यू आवेश और ये हो गया माइनस क्यू आवेश। इनके मध्य दूरी मान लेते हैं 2a है। ठीक है, आसानी समझना। एक विद्युत द्विध्रुवीय लिया हमने, उस विद्युत द्विध्रुवीय की मध्य की दूरी कितनी है? 2a है। मैंने कल आपको बताई थी कि वे 2a है, हमने क्यों लिया था। अब यहां पर देखो, इसकी हमारे को अक्षीय स्थिति पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति कौन सी हो जाएगी? ये इसकी निरक्षीय स्थिति हो जाएगी, और ये जो इसके अक्ष में है वो क्या हो जाएगी? इसकी अक्षीय स्थिति हो जाएगी। मतलब जो विद्युत द्विध्रुवीय इसका जो ये अक्ष है ना, ये वाला अक्ष, उस अक्ष पर कोई एक बिंदु है, किसी भी जगह पर एक बिंदु हो सकता है, उस बिंदु पर हमारे को क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इस जगह पर, इस P बिंदु पर हमारे को क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करते थे? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने देखा है कि कोई भी आवेश Q है, उसके कारण हमारे को अगर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमारे और क्यों ज्ञात करनी पड़ती है? क्योंकि कोई भी Q आवेश होगा वो क्या करेगा? अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर P पॉइंट पर भी विद्युत क्षेत्र होगा। और उस विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेकर आते थे। तो यहाँ पर जैसे परीक्षण आवेश दोनों के मध्य क्या लगता था? कूलम्ब बल लगता था, जिसका मान आता था F बराबर Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। फिर हमारे को तो क्या निकालनी थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E वेक्टर बराबर क्या होता है? F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाता था? आपका F का मान लिख देते थे आपके Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाता था, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती थी E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब इस P पर जो हम Q नॉट आवेश लेकर आए उस पर कोई भी निर्भर नहीं करती है। कौन नहीं करती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हमारे को वही बात करनी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी हमारे को P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर देखो, एक तो माइनस Q आवेश हो गया और एक प्लस Q आवेश हो गया। तो यहाँ पर माइनस Q और प्लस Q, इन दोनों के कारण है वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा ना यहाँ पर कुछ ना कुछ।
तो उस दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, तो इन दोनों के कारण यहाँ पर P बिंदु पर क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो हमारे को एक साथ इन दोनों के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, उन दोनों के कारण जो भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, उनको हमारे को निकालना है। अब उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर दोनों को, भाई पहले हम इसको बोलेंगे कि माइनस क्यू के कारण मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं बोल दूं कि यहाँ पर प्लस क्यू के कारण मैं निकाल लूं। तो ऐसा नहीं करना, हमारे को क्या करना है, इनको बराबर भागों में बराबर भाग देने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जो P बिंदु है वो आपका यहाँ से इस वाले मध्य स्थिति से वो आपका R दूरी पर स्थित है। यहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, ताकि बराबर का समान मिले दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य दूरी से मान लिया कि मध्य दूरी से है वो आपका P बिंदु है वो R दूरी पर स्थित है। अब हमारे को यहाँ पर करना क्या है कि इस माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस दिशा में होगी। तो इस माइनस क्यू के कारण वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर P बिंदु पर कितनी होगी। तो ये देखो माइनस क्यू से P बिंदु की पहले तो देख लेते हैं दूरी कितनी है। माइनस क्यू से P बिंदु की दूरी कितनी है, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही तो निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर निकालनी है। अब हम यहाँ पर क्यू नोट आवेश लेकर आएंगे, तो क्यू नोट आवेश लेकर आएंगे तो पहले हमारे को क्या चाहिए, माइनस क्यू और क्यू नोट के मध्य क्या लगेगा, एक कूलम्ब बल लगेगा। अब वो चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे को यहाँ पर देखना है कि इनके मध्य कूलम्ब बल लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा यहाँ पर कूलम्ब बल, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश है, ये क्यू नोट आवेश है, दोनों के मध्य, दो आवेशों के मध्य क्या लगता है, कूलम्ब बल लगता है। वो कूलम्ब बल यहाँ पर भी लगेगा। अब उस कूलम्ब बल का मान कैसे निकालते हैं, दोनों आवेशों का गुणनफल करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो उनकी दूरी है, दूरी के भी क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब इनके मध्य दूरी भी तो चाहिए ना, तभी तो हमारा बल निकलेगा। और इनके मध्य बल निकल जाएगा तो फिर हमारा क्या निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, ई वेक्टर निकल जाएगा माइनस क्यू के कारण। तो इसका मतलब वहां पर क्यू नोट तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यू नोट की बात ही नहीं करेंगे। तो पहले तो हमारे को इनके मध्य दूरी चाहिए कि दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी, देखो ये दूरी आपकी पूरी 2 है, तो ये कितनी होगी आपकी a, क्योंकि हमने मध्य, ये बिंदु मध्य में लिया है ना इसलिए। और ये भी दूरी कितनी होगी a। अब ये दूरी कितनी होगी आपकी, यहां से यहां तक की दूरी आपकी r है, और ये दूरी होगी आपकी a। ये दूरी कितनी होगी a, तो ये दूरी चाहिए। तो आप इस पूरी दूरी में से r में से क्या घटा दो, अगर ये a घटा दोगे तो ये मिल जाएगी ना आपको। मतलब अगर आपको ये यहां से यहां तक की दूरी चाहिए तो यहां से यहां तक की दूरी आपको कैसे मिलेगी, अगर आप ये पूरी दूरी जो r है इसमें से ये जो वाला पार्ट घटा दोगे, और ये पार्ट कितना आपका a, इसका मतलब r में से अगर माइनस आप a कर दोगे, r में से a दूरी घटा दोगे तो आपको इनके मध्य की दूरी मिल जाएगी। फिर ये तो होगी माइनस क्यू के कारण जो मतलब दूरी है। प्लस क्यू के कारण क्या होगा, प्लस क्यू से P बिंदु कितनी दूरी पर है, एक तो R हो गया, और साथ में अगर हम क्या जोड़ देंगे, A जोड़ देंगे, तो ये आपकी पूरी दूरी हो जाएगी P बिंदु की। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, यहां से P बिंदु की वो हो जाएगी R प्लस A। ये तो हमने माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण P बिंदु की दूरी निकाल ली। बिल्कुल आसान था। हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव था, उनके मध्य की दूरी 2a थी यहाँ पर, और फिर हमने यहाँ पर P बिंदु लिया, क्योंकि अक्ष पर लिया उनका, क्योंकि हमारे को अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि दोनों को समान मिले। भाई क्या नहीं तो हम इससे बोलेंगे भाई माइनस क्यू से इसकी दूरी नापे या फिर प्लस क्यू से, तो हमने क्या कर दिया, बीच में से यहाँ पर लिया कि बीच में से इसकी दूरी कितनी है, P बिंदु की R दूरी है, और फिर हमने यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू से P बिंदु की दूरी है वो इस प्रकार से निकाल ली। अब यहाँ पर माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कि दिशा किस साइड में होगी, ये माइनस क्यू है, ये यहाँ पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो किस साइड में होगी। मैंने आपको बताया कि माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो लंबवत किस साइड में होती है, अंदर की ओर होती है। ये माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो लंबवत कहां पर होती है, अंदर की ओर होती है। होती कि नहीं होती है। तो इसका मतलब जो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस साइड में होगी, माइनस क्यू के कारण होगी आपकी इस साइड में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि इस साइड में जो होगी वो होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण। ये हो गया आपका माइनस ई वेक्टर हो गया आपका ई माइनस क्यू वेक्टर हो गया। यहाँ पर समझ में तो आ गया होगा ये कैसे होगा। आप ऐसे नहीं समझ लो, आप ऐसे समझ लो। यहाँ पर हम क्यू नोट देकर आएंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा ना, तो ये फोर्स इस प्रकार से लगेगा, और जो फोर्स की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, ई वेक्टर की दिशा होगी। कैसे, जैसे आपका होता है ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन
क्यू नॉट। तो ये देखो ई वेक्टर की जो दिशा है वही एफ वेक्टर की है, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस क्यू के कारण किसी भी बिंदु पर है वो लंबवत अंदर की ओर है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इस बात करते हैं प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण है वो क्या होगा, प्लस क्यू करेगा, क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट को क्या करेगा, उस साइड में धक्का देगा, उस साइड में बल लगाएगा, मतलब उस साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो और ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि प्लस क्यू का कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी भी बिंदु पर लंबवत क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू के कारण किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है लंबवत बाहर की ओर होती है, तो इस साइड में हो जाएगा आपका प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। हो गई। हमें क्या करना था, पी बिंदु पर क्या निकालनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी दो आ गई, एक तो इस साइड में आ गई माइनस क्यू के कारण, और एक ये प्लस जो क्यू है ई प्लस क्यू है वो इसे प्लस क्यू के कारण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हमारे को यहाँ पर क्या निकालनी है, परिणामी निकालनी पड़ेगी हमारे को। भाई यहाँ पर जो माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कुछ उनमें क्या अंतर है, यहाँ पर कुछ अंतर क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी इनमें अंतर है ना, इसलिए इसका मतलब P बिंदु पर प्लस क्यू के कारण कुछ और विद्युत क्षेत्र होगा, माइनस क्यू के कारण कुछ और विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर प्लस क्यू के माइनस क्यू ज्यादा पास में है और प्लस क्यू ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ना यहाँ पर इस P बिंदु पर। ये जो ज्यादा पास में है P बिंदु के वो तो ज्यादा बल लगाएगा तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, ये थोड़ा दूर है तो ये मतलब कम विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा तो कम विद्युत क्षेत्र होगा। जो भी होगा मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू है वो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारे को P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र होता है आपका E वेक्टर प्लस क्यू के कारण कितना होगा, कोई भी आवेश है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सीधी सी आसान है, ये प्लस क्यू है, ये एक बिंदु है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा, यहाँ पर जो भी क्यू नोड आवेश लग रहेंगे उस पर बल लगेगा, तो बल का मान लिख लेंगे, फिर हम E का मान हमारे को पता है E बराबर होता है F अपॉन क्यू नोड, तो वहां पर क्या करेंगे F का मान रखेंगे, तो क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल हो गया, तो मतलब क्यू नोड का तो कोई कार्य नहीं है ना, इसका मतलब वहां पर बीच की दूरी चाहिए हमारे को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Q, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी r प्लस ए, तो ये हो जाएगा r प्लस ए। केवल इतना ही लिखो, नहीं स्क्वायर भी तो आएगा ना, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होती है के क्यू अपॉन r स्क्वायर। प्लस या माइनस का चिन्ह आपको यहाँ पर नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, E प्लस क्यू आ गया बराबर आ गया के क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको समीकरण दे दो 1। अब यहाँ पर ये तो हो गया प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, आप तो फटाफट बता सकते हो आप कितना होगा, के क्यू अपॉन वही ये क्यू आवेश है, ये बिंदु P है, इनके मध्य दूरी कितनी है r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 इसमें से मेरे को आप बताओ कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इनमें से ज्यादा कौन सा विद्युत क्षेत्र है। हाँ, तो किसके कारण होगी, प्लस क्यू ई वेक्टर ज्यादा होगी, ये ई वेक्टर ज्यादा होगी, ये ई वेक्टर ज्यादा होगी, कौन सी ज्यादा होगी, तो उसके लिए यहां पर देखो नीचे क्या r माइनस है, क्या आ रहा है r माइनस है, मतलब यहां पर जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, r में से कुछ घट जाएगी। मान लेते हैं r मान लो आपका 2 मीटर है, ठीक है, और a आ गया आपका 1 मीटर, तो यहां पर जो भी संख्या आएगी, सॉरी 1 मीटर हो गया, a आपका है r आपका 2 मीटर और a है वो आपका 1 मीटर, तो यहाँ पर मान कितना आएगा आपका 2 माइनस 1, ऐसा लिखूंगा का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब नीचे कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका r कितना है 2 और a कितना है प्लस 1 मतलब का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9। कहने का मतलब यहाँ पर संख्या बड़ी आएगी, तो यहाँ पर संख्या जितनी बड़ी होती है उतना ही क्या होता है
छोटा, और यहाँ पर संख्या जितनी छोटी होगी उतना ये क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र किसका ज्यादा है, माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। और सीधी सी यहाँ पर सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारे को सबको दिख रहा है कि माइनस क्यू ज्यादा पास में है, तो माइनस क्यू के कारण क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा पास में तो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। तो वो तो हमने ऐसे समझदारी से बताया था यहाँ पर। तो हम यहाँ से ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ माइनस क्यू है वो ज्यादा होगा। तो किसी भी बिंदु पर अगर आपको परिणाम निकालना हो तो हम यहाँ पर निकालना है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो किसी भी बिंदु पर अगर आपको परिणामी निकालना हो तो परिणामी निकालने के लिए आपके पास में सदिश में आपने पढ़ा है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस का E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा, यही होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका परिणामी निकालने का। थीटा का यहाँ मान यहाँ पर कुछ अलग जितना रखोगे उसके अनुसार आ जाएगा। अब अगर थीटा का मान यहाँ पर कितना है, दोनों के E1 और E2 की बात करें, किसी को मान लो E1 और E2 दोनों के में थीटा कितना है, ये थीटा कितना है 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री, थीटा यहाँ पर 180 डिग्री रखोगे तो यहाँ पर थीटा कोस 180 का जो मान है वो कितना होता है, कोस 180 का मान कितना होता है, कोस 180 का मान होता है -1। कोस 180 का मान -1 रखोगे, यहाँ पर -1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E1 माइनस का E2। तो यहाँ पर जो भी परिणामी आएगा वो आपका क्या आएगा, E1 माइनस का E2। कैसा है यार, यहाँ पर माइनस रखोगे, समझ में तो आ रहा है ना, कोस 180 का मान -1 मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर का रूट से कैंसिल हो गया, मतलब परिणामी क्या आ जाएगा E1 माइनस का E2। E1 जो आपका ज्यादा होगा और E2 है वो जो आपका कम होगा। सीधी सी बात है, ज्यादा को ही कम में से घटाएंगे ना। तो यहाँ पर हम वैसे वो उससे ज्ञात कर सकते, नहीं तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर जो ज्यादा होगा उसमें से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमारी बिंदु बी पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ई वेक्टर होगी, और वो किसके बराबर आ गया आपकी, ई वेक्टर किसके बराबर, ई माइनस क्यू में से क्या घटाओगे, ई प्लस क्यू। तो यहाँ पर और क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ई माइनस क्यू ज्यादा है, तो ई माइनस क्यू में से अगर आप क्या घटाते हो, ई प्लस क्यू। तो यहां से देखो ई वेक्टर बराबर माइनस क्यू कितना है, ये देखो कितना है, मान रख दो इसके अंदर, तो मान रखो तो कितना आएगा, ई क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस ये कितना आपका के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका लेसे कितना आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से r माइनस है ए का जो होल स्क्वायर है, एक काम करते हैं, इसको जो हमारा के क्यू दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इसको तो हमें बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये के क्यू बाहर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r माइनस ए का और r प्लस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये आ गया r प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, माइनस, ये माइनस आ गया, r प्लस ए का होल स्क्वायर, जब यहाँ ये इसमें से तो r प्लस ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो लेसे किया सबको आता ही होगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो आगे करते हैं, वहां तक तो समझ में आ गया ना भाई। यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो आप फॉर्मूला लगाओ सदिश वाला परिणामी निकालने के लिए। 180 डिग्री थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा आपका है 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री लगाओगे तो आपके आ जाएगा जो भी E1 माइनस E2 ज्यादा वाला जो होगा वो फिर माइनस जो कम वाला हो जाएगा मान। फिर यहाँ पर हमने ये रख दिया, के क्यू को बाहर ले लिया, यहाँ पर इसके लेसे ले लिए, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर r माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा r प्लस ए, और यहाँ पर r प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखो आगे क्या होगा, ई वेक्टर बराबर के क्यू। अब देखो यहाँ पर देखो क्या, r माइनस ए और r प्लस ए, तो इसका जो दोनों पर स्क्वायर है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, पहले इसे r माइनस ए r प्लस ए, इस पूरे का मैं क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। यहाँ पर वापस होल स्क्वायर हटाओगे, इस पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो इसको खोल दो, स्क्वायर क्या, तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ab, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, फिर माइनस। अब या तो आप कोष्टक करो या फिर फटाफट से आप माइनस लगा दो, कोष्टक करके माइनस लगा दो, नहीं तो गलती कर दोगे। इसका स्क्वायर करो, क्या होगा, r स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस का a स्क्वायर, फिर माइनस का 2ra, सॉरी यहाँ पर क्या होगा
2RA। अब देखो यहाँ पर ई वेक्टर और कौन सा लगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ई वेक्टर बराबर आ जाएगा KQ अपॉन, ये क्या बन गया, ये होता है आपका, देखो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया ना a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, इसकी जैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर वाले में, देखो ये क्या होगा माइनस का होगा, इसको खोल देते हैं कोष्टक को, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2RA माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2RA। ध्यान से समझते था ना। अब देखो यहाँ पर ई वेक्टर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना है 2RA और 2RA दोनों प्लस किया तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 4RA। तो अब आगे देखो, तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा आपके पास में, इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से लिखता हूं। यहां पर क्या करता हूं के लिख देता हूं, के लिख दिया, फिर मैं लिखता हूं यहां पर, यहां से एक 2 ले लेता हूं भाई, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं ना, तो 4 को 2 गुणा 2 ले, तो यहां से एक 2 ले लिया, तो यहां पर 2 के हो गया यहां पर, और यहां पर ये q लिख दिया q इनटू, फिर यहां पर एक तो 2 ले चुका हूं मैं, एक यहां पर 2 बचेगा 2a, और यहां पर एक r भी ले लो, यहां पर ये 2a ले लिया पहले तो, और ये r ले लो यहां पर, और अपन देखो वापस से वही हो जाएगा आपका, वापस से गुणा करोगे 2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4RAKQ बन रहा है भाई। अब यहां पर देखो क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे वाला ये लिख दो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है q इंटू 2a, ये क्या होता है पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं p वेक्टर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पता है कि p वेक्टर बराबर क्या होता है q इंटू 2a, तो यहाँ से e वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 2kp वेक्टर r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर। अब अगर मान लो यहाँ पर r है, माना r है वो ग्रेटर देन a से, मतलब जो r है ना ये वाली दूरी वो बहुत ज्यादा है अगर a की अपेक्षा, तो यहाँ पर हम a को क्या मान सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, a उसको क्या मान सकते हैं नगण्य मान सकते हैं। ध्यान रखना जो नगण्य मानते हैं ना वो जोड़ या बाकी के अंदर ही मानते हैं, गुणा भाग के अंदर जोड़ मतलब नगण्य नहीं मानते। जैसे 2 + 0.001 है, इसको हम जोड़ के अंदर नगण्य मान सकते हैं, लेकिन अगर गुणा के अंदर नगण्य मानेंगे 0.01 को तो फिर तो पूरे फर्क आ जाएगा ना, क्योंकि 2 गुणा 0.01 तो कुछ अलग मान आता है, लेकिन 2 + 0.01 करोगे तो वहां पर कुछ मान में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर नगण्य मान सकते हैं, तो a हमारा जो लगभग वो किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, तो a 0 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि e वेक्टर बराबर आ जाएगा 2kp वेक्टर r अपॉन नीचे क्या बच जाएगा आपका आर स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर वापस से हो जाएगा, ये 2 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला ऊपर वाला, तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा आपका 2kp अपॉन r3, और यही आपकी क्या है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है 2kp अपॉन r3। और ध्यान रखना यहाँ पर जो हमारा E है वो आपका r³ के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आ गई आपकी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सी स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, एक बिंदु P था और वहां से ये विद्युत द्विध्रुव था, बिल्कुल आसान तरीके से हमने किया। विद्युत द्विध्रुव था, दोनों के मध्य दूरी 2a थी, इनके अक्ष पर हमने एक बिंदु P लिया। अब ये आप +q -q आप ऐसे कैसे भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे लोगे। यहाँ पर +q यहाँ पर ले लोगे तो ज्यादा किसके कारण हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q के कारण हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पास में है, ऐसे समझ लो, या फिर आप वहां पर मान रख के देख लेना आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया बिंदु P की जो स्थिति है, ध्यान रखना बिंदु P है उसको हम मतलब द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है तो उसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर बीच में से देंगे। हम यहाँ से अगर करेंगे तो फिर तो इसके साथ में नाइंसाफी हो जाएगी ना,
इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बिंदु P है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो दूरी होगी इस द्विध्रुव से वो उसके मध्य स्थिति से देंगे। फिर हमने यहाँ पर इसको A हो गया, ये A हो गया। फिर हमने देख लिया माइनस Q से कितनी दूरी पर है, क्योंकि हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर, तो वहां पर दूरी चाहिए, तो ये R माइनस A हो गई, प्लस Q के कारण होगी R प्लस A हो गई। फिर हमने यहाँ पर देख लिया कि इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में है, माइनस Q के कारण। सीधी सी बात है, कोई भी बिंदु होगा उसके लंबवत अंदर की ओर, और प्लस Q के कारण जो भी कोई भी बिंदु होगा उसके लंबवत बाहर की ओर होगा। और ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पर इस बिंदु पर Q नोड एक आवेश लेकर आ जाओ, Q नोड एक आवेश लेकर आओगे तो यहाँ पर ये प्लस Q क्या करेगा, Q नोड पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। कैसे बल लगाएगा, दोनों समान आवेश है तो ये क्या करेगा, इस पर ऐसे बल लगाएगा। अब उस दिशा में बल होगा तो बल की दिशा में किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो ये हमेशा प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, ये माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। फिर हमने यहाँ पर देख लिया कि प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, और माइनस Q के कारण कितना हो जाएगा, Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। फिर देख लिया कि ज्यादा कौन सा है, माइनस Q ई वेक्टर है या फिर प्लस Q ई वेक्टर ज्यादा है, तो इनमें से सीधी सी बात है माइनस Q ई वेक्टर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि माइनस Q आवेश ज्यादा पास में बिंदु P के, इसलिए इसका ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। और वहां से हमने यहाँ पर निकाल लिया था, फिर हमने उसको मान रखा था, और इस प्रकार से हमारा करते करते यहाँ पर हमारे पास में परिणाम विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बिंदु P पर वो आ गई 2kP अपॉन R क्यूब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये वो समानुपाती होता है R क्यूब के। तो आज है वो हम इसी जो वीडियो है उसके अंदर हमें आज इसी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर है वो हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को वापस से जाके देख लीजिएगा, जहां पर भी आपको वापस से देखोगे तो आपको सारी चीजें वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैंने एक छोटी छोटी चीज बताई है कि हमने वो सारी चीजें क्यों की है, यहाँ पर ये बताया कि ये कैसा है, ये कैसा है, सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको समझाई है।